Hello students, today we are going to see what is scalar product और dot product, right? तो आज का हमारा टॉपिक है स्केलार प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. ओके, तो क्या होता है स्केलार प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ये आपको बताता हूँ. दो नाम है, आप या तो स्केलार प्रोडक्ट बोल सकते हो या तो डॉट प्रोडक्ट, राइट? दोनों में से कोई तो एक, लेकिन नाम दोनों याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में एक्सप्लेन डॉट प्रोडक्ट भी आ सकता है, एक्सप्लेन स्केलार प्रोडक्ट भी आ सकता है, तो दोनों याद होना चाहिए नाम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्केलार प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है. सुनो, और क्यों ये हम पढ़ रहे हैं. हमने ऑलरेडी एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर अभी तक नहीं पढ़ा, राइट? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन आता है. एक है स्केलार प्रोडक्ट, ये देखो ना, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो स्केलार प्रोडक्ट मतलब एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में दो टाइप से होता है, या तो एक स्केलार प्रोडक्ट से होता है और एक दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, राइट? वो वेक्टर प्रोडक्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा. आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलार प्रोडक्ट क्या होता है. ओके, तो स्केलार प्रोडक्ट पहले बात समझ लो. स्केलार प्रोडक्ट में हम करने क्या वाले, हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने वाले स्केलार प्रोडक्ट में. अच्छा, कैसे मल्टीप्लाई किया जाए? जैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे मैथ्स में होता है वैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन वेक्टर्स में नहीं होता है. जैसे कि हम मैथमेटिक्स में 3 × 2 को 6 लिखते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम इनटू मींस मल्टीप्लिकेशन अगर वेक्टर करेंगे तो अलग अलग तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है. मोस्टली दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं. एक है स्केलार प्रोडक्ट और जो सेकंड लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे वो होगा वेक्टर प्रोडक्ट, राइट? चलो स्केलार प्रोडक्ट बताता हूं आपको क्या होता है जरा. ओके, देखो, एज्यूम करो कि ये p बार एक वेक्टर है और q बार एक वेक्टर है. ऐसा दो वेक्टर, देखो मल्टीप्लिकेशन दो चीज के बीच में होता है, राइट? दो चीजों के बीच में होता है. तो p बार हमारे लिए एक वेक्टर है, q बार एक वेक्टर है. अगर मुझे इन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट और स्केलार प्रोडक्ट, राइट? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दूसरे तरीके से भी हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, राइट? जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले. आज तो अभी सिर्फ हम ध्यान देने वाले हैं स्केलार प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. मुझे इन दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है यूजिंग स्केलार प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. कैसे किया जाए सुनो, देखो बहुत इजी तरीका है. आपके पास दो ऑप्शन, देखो कैसे करते हैं, पहले वो सुन लो. अगर मुझे दो वेक्टर्स p बार और q बार का डॉट प्रोडक्ट करना है तो लिखा कैसे जाएगा, पहले सुनो. p बार, ये दिख रहा है, ये फर्स्ट वेक्टर p बार डॉट q बार ऐसा लिखा जाता है, राइट? वो जो डॉट है, समझ रहे हैं, ये इसको बोलते हैं डॉट, तो इसलिए इसको नाम देते हैं p बार डॉट q बार. और इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे नाम आया है डॉट प्रोडक्ट, राइट? इसको डॉट प्रोनाउंस करना है, वो इनटू वगैरह कुछ नहीं प्रोनाउंस करना, रॉन्ग हो जाएगा, राइट? p बार डॉट q बार ऐसा बोला जाता है. तो इसका आंसर क्या होता है? इसका बहुत सिंपल सा आंसर, देखो कैसे इसका आंसर निकाला जाता है. इसका आंसर निकालना बहुत ज्यादा ईजी है. क्या करना पड़ता है वो सुनो. आपको दोनों में से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, राइट? दोनों वेक्टर में से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड. चलो एक एग्जांपल लेते हैं, हम p बार का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. अगर मैं p बार का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं, p बार का मैग्नीट्यूड मींस ये केस में तो लेंथ होगा ना उसका, तो p बार का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? वो p बार का मैग्नीट्यूड हमारे इस केस में होता है p, राइट? p बार का मैग्नीट्यूड होता है p. वैसे ही अगर मैं q बार का मैग्नीट्यूड देखूं तो मुझे आंसर मिलेगा q. तो मेरा ये जो मैं आंसर निकालने जा रहा हूं p बार डॉट q बार का, ये आंसर कैसे निकलेगा पहले ये समझो. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. आपको ना ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है. फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है. फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो मैंने निकाला है उसका आंसर मुझे मिला है p, राइट? तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा p, राइट? फिर ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ, दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालो. ये q बार दिख रहा है आपको, ये q बार का भी मैग्नीट्यूड निकाल लो. तो अगर मैं इस q बार का मैग्नीट्यूड निकालूं तो इस q बार का मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा q. जैसे p बार का मैग्नीट्यूड p था वैसे ही q बार का मैग्नीट्यूड q होगा. तो क्या किया जाए, अगर आपको p बार डॉट q बार निकालना है, ये क्या कर रहा हूं मैं p बार डॉट q बार, ये p बार डॉट q बार और कुछ नहीं, मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं दो वेक्टर्स का. और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का ही होता है, तीन वेक्टर्स का यहाँ पे नहीं कर सकते, राइट? सिंपल. तो दो वेक्टर्स अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है तो कैसे निकाला जाएगा आंसर? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो. मैंने ऑलरेडी मैग्नीट्यूड निकाल दिया. फिर क्या करेंगे, आपको लेना है एंगल, राइट? और ये जो एंगल है इसको कोसाइन एंगल लेना पड़ेगा. कॉस पढ़ा होगा ना अपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री में. एक्चुअल में कॉस जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म जो होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोसाइन बोला जाता है. जैसे साइन होता है sin, एक्चुअल में sin नहीं होता है, वो होता है sin साइन, राइट? ऐसा. तो अगर आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन कॉज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट? थीटा मींस दो वेक्टर के बीच में एंगल ना, ये होगा आपका आंसर, राइट? डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकाला जाता है. तो कोई भी दो वेक्टर का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है,
फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार। सिंपल, राइट? यही बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये मैंने, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सुनो क्या है एक चीज मैंने किया, क्या? सुनो, स्केलार प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि मैंने दो नाम लिखा है, स्केलार प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। किसका? टू वेक्टर्स का, राइट ना? स्केलार प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और वो दो वेक्टर है क्या? वो दो वेक्टर है पी बार एंड क्यू बार। देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ भी यहाँ पे, जो मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बात जरा समझो, जब भी आप स्केलार प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट निकालते हो दो वेक्टर का, वो दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए। नॉन जीरो वेक्टर का मतलब ये होता है वो दोनों वेक्टर में से एक भी वेक्टर का आंसर जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? नॉन जीरो, इधर लिखा हुआ भी देखो। तो पॉइंट ऐसा है, स्केलार प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार इज डिफाइंड एज, क्या होगा? इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट इनटू में ना सब कुछ, राइट? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, राइट ना? दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दैट टू वेक्टर्स। क्लियर? ये हमने कहां से बनाया डिफाइन? ये इसको देखकर मैंने डिफाइन बना दिया। डिफाइन हमने वहां पे देखा भी नहीं है, डायरेक्ट यहीं से देख के डिफाइन बोल दिया। फिर से एक बार सुनते, जरा ध्यान दो। स्केलार प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर नहीं वेक्टर्स, क्योंकि दो वेक्टर, राइट? यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स मींस पी बार का मैग्नीट्यूड पी आया था, क्यू बार का मैग्नीट्यूड क्यू, ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दैट टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार। दैट्स इट, कंप्लीट, सिंपल। यही हमारा डिफाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो तो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो मैंने लिखा है, जो मैं यहाँ पे बोला, उससे एकदम एग्जैक्ट मैच होने वाला। सुनो, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। और वो दो वेक्टर हमको पहले से पता है कि वो क्यू पी बार एंड क्यू बार है। एकदम क्लियर, एकदम सिंपल सा डिफाइन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है मैंने सिखा दिया। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन कॉस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दैट टू वेक्टर्स, राइट? चलो अब फिर वही सेम चीज, अगर मुझे स्केलर प्रोडक्ट पी बार एंड, चलो पी बार और क्यू बार को तो मैंने बता दिया। चलो एक काम करते हैं, हम नाम चेंज कर देते हैं वेक्टर का और देखते हैं क्या इसका हम प्रॉपरली स्केलर प्रोडक्ट निकाल पाते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार इज रिटन एज, चलो देखते हैं ए बार और बी बार का स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। सेम जो मैंने ट्रिक यहाँ पे यूज किया, सेम वही ट्रिक यूज करूंगा। ए बार डॉट बी बार इज रिटन एज, देखो कैसे लिखा जाता है पहले सुना। ए बार डॉट बी बार को लिखा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। अगर आपको यहाँ पे क्या, देखो ये जो पी बार है ना, पी बार मैंने क्या बताया, पी बार का मैग्नीट्यूड पी है, राइट है? कोई रॉन्ग नहीं है, एकदम राइट है। इसी पी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार, ऐसा लिखा जा सकता है, राइट है? सेम ये जो क्यू बार है, इस क्यू बार को आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बार, ये भी राइट होगा, रॉन्ग नहीं है, दोनों राइट है। इसको भी आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बार, इसको भी बोलोगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बार ही बोलोगे, सेम, क्लियर, राइट? सो दिस ए बार डॉट बी बार इज रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दैट टू वेक्टर्स, राइट? एक और चीज हमको पता है, हमको ये पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार को हम ए लिख सकते हैं, वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार को हम बी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट लिखा था, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में कर देते हैं। चलो, so we can write this magnitude of a bar as a and this magnitude of b bar as b और ये cos of theta as it is, right? so बहुत इजीली हमने आंसर निकाल दिया है। हमने आंसर निकाला है magnitude of a bar dot b bar। अब यही रहने दो, क्योंकि इसमें दोनों इंफॉर्मेशन आ जाता है कि ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, दोनों राइट है, क्लियर? ओके तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, राइट? तो हमारा यहाँ पर डिफाइन कंप्लीट होता है। हमने प्रॉपरली डिफाइन सीख लिया यहाँ पे कैसा है डिफाइन। अच्छा, एक बार डिफाइन अगर सीख लिए तो आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आता है तो इस टाइप पे बेस्ड आप कोई भी न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम, राइट? क्योंकि हमको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी होता है, तो राइट ये हमारा बेसिक सा हमने पहले फॉर्मूला बना लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। चलो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। ओके, अब मैं ये जो भी एक्स्ट्रा चीजें जो मैंने समझाने के लिए लिखा था वो सबको मैं रब कर देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो समझा दिया है मैंने अब, राइट? अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी तुमको समझा दिया है सब। ओके,
अब आते हैं मेन पॉइंट पर, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे मैं प्रूफ करके दिखाऊं वो भी आपको बताता हूं। देखो, तो ये तो हुआ हमारा दो वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार, राइट। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार, ओके। हाँ, स्केलर, देखो मैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आया हूं, वैसे हमारे पास टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पढ़ना है, राइट। हमारे सिलेबस में टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, उसमें से हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं, ओके। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है, अगर मैं कोई भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो कैसे लिख सकते हैं उसको, राइट। ऑलरेडी एक तरीका तो मैंने बता दिया कैसे लिखा जा सकता है, एक और थोड़ा ज्योमेट्रिकल मेथड से बताता हूं कैसे लिखा जाता है। देखो, अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है टू वेक्टर्स का और वो दो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है तो कैसे निकाला जाए, बहुत इजी आंसर। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, फर्स्ट ऐसा बोलना थोड़ा ठीक नहीं होगा, कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन लेके मैग्नीट्यूड कर, ऐसा। अच्छा, उसको थोड़ा मैं डिटेल में अगर मैं डायग्राम से करके बताऊं ना तो शायद ज़्यादा अच्छी तरह समझेगा। समझो ये हमारा पी बार और ये क्यू बार है, राइट। ये पी बार और क्यू बार है, मैं मैथमेटिक्स सिखाता हूँ, ये थियरी का कोई टेंशन है, थियरी तो बहुत ईजिली याद करा दूंगा। पी बार और क्यू बार ऐसा है। अच्छा, मैंने क्या बताया कि अगर आपको दो वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इफ वी हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पी बार एंड क्यू बार, देन द आंसर फॉर पी बार डॉट क्यू बार इज पी क्यू कॉस थीटा। ये हमको पहले से पता है, ये हमको पहले से पता है। अच्छा, अब इसी को मैं थोड़ा अलग से एकदम डिटेल में इस चीज को देखते हैं। देखो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में क्या हो रहा है वो देखते हैं। देखो, एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं ये दिख रहा है आपको क्यू बार वाला वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन लेता हूं पी बार पर। क्या लेता हूं? इसका प्रोजेक्शन। अगर मैं इस वेक्टर पी बार का प्रोजेक्शन ले लूं, सॉरी इस वेक्टर जो क्यू बार है, इस क्यू बार वेक्टर का अगर मैं प्रोजेक्शन लूं पी बार पर, देखो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, राइट। अगर मैंने इसका प्रोजेक्शन ले लिया पी बार पे, तो यहां पर ना ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये इतना सा पार्ट, इस पार्ट का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, वैसे तो मैग्नीट्यूड ही निकाला जा सकता है, इस पार्ट का अगर मैंने मैग्नीट्यूड निकाला तो मुझे इसका आंसर मिलेगा Q cos थीटा। ये बात को समझो। देखो, जब भी कोई वेक्टर का हम प्रोजेक्शन कोई दूसरे वेक्टर पे लेते हैं तो जो भी मैग्नीट्यूड वहां पर आता है उसको आप बोलोगे वो जो वेक्टर का आपने प्रोजेक्शन लिया वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दैट टू वेक्टर्स। ऐसा मींस सिंपल सा लॉजिक क्या है, क्यू बार का प्रोजेक्शन लिया तो क्यू कॉस थीटा, सेम वाइज। लेकिन एक बात याद रखना, प्रोजेक्शन लेने का मतलब होता है कि प्रॉपर 90 डिग्री बनना चाहिए अपोजिट सामने वाले वेक्टर में। ऐसा है, अगर सेम वैसे में पी बार का अगर मैं प्रोजेक्शन लूं तो देखते हैं क्या होता है। देखो, मैं पी बार का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे लूंगा और करेक्ट एकदम 90 राइट होगा, राइट। ऐसा कुछ, ये मैंने क्या किया, ये मैंने पी बार का प्रोजेक्शन ले लिया है क्यू बार पर। देखो शॉर्टकट सिखाता हूं, बहुत इजीली याद रखो। अगर क्यू बार का प्रोजेक्शन पी बार पे लिया है, या फिर आप सिंपल ऐसा याद रखो, इफ क्यू बार का अगर आपने प्रोजेक्शन लिया है तो आपका आंसर आएगा मैग्नीट्यूड का क्यू कॉस थीटा। सेम वैसे ही अगर आपने पी बार का प्रोजेक्शन लिया है तो जो मैग्नीट्यूड आपको मिल रहा है, राइट, दूसरे वाले वेक्टर पे, ये इतना सा मैग्नीट्यूड, इसका आंसर होगा पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा इसीलिए क्योंकि पी का प्रोजेक्शन लिया है, राइट, क्यू का प्रोजेक्शन लिया, क्यू बार का प्रोजेक्शन लिया तो क्यू कॉस थीटा, पी बार का प्रोजेक्शन लिया तो पी कॉस थीटा, राइट, सिंपल। ओके, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? सुनो, अगर मैं इस क्यू बार को रिजोल्व करूं, मैंने लेक्चर नंबर 7 में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाया था, राइट। मैंने लेक्चर नंबर 7 में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो सिखाया था उसमें ये बताया था एक वेक्टर को रिजोल्व कैसे किया जाता है, राइट। अगर मैं आपको पूछूं if this is a vector whose name is q bar, right, which is q bar ऐसा बोल सकते हो, and if this is the angle theta, अगर मैं इसको आपको रिजोल्व करने बोलूँ तो आप बोलोगे सर ये जो है ना, ये जो कंपोनेंट आएगा ये कंपोनेंट होगा q cos थीटा और ये जो कंपोनेंट आएगा इसको हम बोलेंगे q sin थीटा, राइट है ना। ऐसे तो होता है रिजोल्यूशन। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं है, तो आया ना q बार का आंसर q cos थीटा, सिंपल, राइट। ऐसा क्या, अब जैसे मैंने क्यू बार का बताया वैसे आप पी बार का कर लो, पी बार का कंपोनेंट निकाल लो। पी बार जो है इसके लिए एक कंपोनेंट यहाँ पे और एक कंपोनेंट 90 डिग्री पे दूसरा होगा, ऐसा, दैट्स इट। तो आई थिंक प्रॉपर्ली समझ में आ चुका है सब कुछ, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कोई भी वेक्टर का जब हम प्रोजेक्शन कोई दूसरे वेक्टर पर लेंगे तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड बनेगा उसका आंसर क्या होता है। अब मैं इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ज़रा ध्यान देना। देखो, तो क्या हम इस पी क्यू कॉस थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, P इंटू क्यू कॉस थीटा। अब बोलेंगे सर बात तो एक ही हुई, ठीक है बात एक ही, लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट में ध्यान दूं ना
तो स्टेटमेंट यहाँ पर चेंज हो जाता है। मैंने अब यहाँ पर क्या किया सुनो, अब जैसे मैंने ये लिख दिया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही है, राइट, दोनों एक ही है, लेकिन इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग आएगा। इसमें क्या किया मैंने, अगर मैंने दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, पहले वेक्टर या फिर आप बोलो कोई तो एक वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लोगे और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन लेके मैग्नीट्यूड लोगे, और वो वाला मैग्नीट्यूड होगा जो एक पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में। इसको थोड़ा और अच्छे समझने के लिए आपको पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, जरा ध्यान देना पॉइंट में। द स्केलर प्रोडक्ट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम तो निकाल रहे हैं ना पी बार डॉट क्यू बार, राइट, यही तो निकाल रहे हैं हम। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट मींस इनटू, देखो बीच में ब्रैकेट और इसके बीच में तो इनटू, ये इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, देखा ना यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विथ, देखो एक बात समझो, ये जो q cos थीटा ये क्या है, ये q cos थीटा कोई वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है, राइट है। ये मैग्नीट्यूड किसका है, ये मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर का, या फिर आप बोल सकते हो ये मैग्नीट्यूड अनदर वेक्टर का है। किस चीज के डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड है, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड है, राइट ना। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, राइट, कंपोनेंट ऑफ यहाँ पे दूसरा वेक्टर, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये है ना, अनदर लिखो या फिर अदर लिखो, एक ही बात है, राइट, अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। देखो ये q cos थीटा का डायरेक्शन कहाँ है, ये q cos थीटा का डायरेक्शन p बार का डायरेक्शन, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, राइट। देखो पॉइंट क्या है, सुनो, पॉइंट ऐसा है कि अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो उसका आंसर क्या आएगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सिंपल एकदम, राइट। तो ये q cos थीटा क्या है, ये q cos थीटा मैग्नीट्यूड ही है, लेकिन ये q cos थीटा सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन तो फर्स्ट वेक्टर का है, तो ये थोड़ा वहां पे बताना पड़ेगा। एक लास्ट टाइम रिपीट करता हूं, लास्ट टाइम सुन लो क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सिंपल। तो ये मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी भी सिखा दिया, राइट, और फर्स्ट प्रॉपर्टी याद भी करा दिया, एकदम सिंपल सी चीज है, डायग्राम भी समझ में आ चुका है। अच्छा एक बात रुको जरा, एक मिनट, ये तो सिर्फ एक तरीका हुआ लिखने का, ये तो सिर्फ एक तरीका हुआ। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर का, तो कोई तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो। अब वो कोई तो एक वेक्टर p बार, हमने तो ये केस में p बार लिया, ऐसा तो q बार भी तो हो सकता है। चलो q बार से करके देखते हैं होता है क्या वहां पर पॉसिबल ऐसा चीज। सो इफ आई हैव टू राइट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ p बार एंड q बार, तो मैं कैसा लिखूं, जैसे मैंने पहले लिखा था सेम वैसे ही लिखूंगा, राइट, कुछ अलग नहीं आएगा। फिर से ये एक तरीका हुआ, एक और तरीका बता देता हूं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ p बार एंड q बार इज रिटन एज p q cos थीटा। अब मैं क्या करता हूं, देखो मैंने इस q cos थीटा का यूज तो पहले वाले एक्सप्रेशन में कर लिया है, अब मैं इस p cos थीटा का यूज करता हूं। देखो कैसे यूज किया जाता है। सो दिस p बार डॉट q बार कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, सुनो, p इंटू क्यू लिखो या फिर q इंटू p लिखो, एक ही बात होता है। 3 इंटू 2 करो तो भी 6 आता है, 2 इंटू 3 करो तो भी 6 ही आता है। तो p q है ना, इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, q और ये p को यहां लिख देता हूं और ये cos थीटा ऐसा लिख देता हूं। cos थीटा एज इट इज है। अब देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे सेम वही स्टेटमेंट फिर से रिपीट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, या फिर आप बोलो द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। क्लियर, समझा। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है। देखो ये वेक्टर्स आना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं आ पाएगा तो 11 12 का जो फिजिक्स है वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। ये चैप्टर मैंने पहले इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अगर ये नहीं आएगा ना, ये वेक्टर्स अगर नहीं आते तो
फिजिक्स में हम ऑलमोस्ट समझो नहीं सीख पाओगे, 99% 9 कुछ नहीं आएगा आपको वहां पे, राइट। तो वेक्टर्स आना बहुत जरूरी है। तो वेक्टर्स का प्रॉपर्टी पहले से सीखते जाओ कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, कैसे अलग अलग तरीके में लिख सकते हैं उसको, राइट। क्योंकि ये तो बहुत ईजी है, जब इसका एप्लीकेशन आएगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पे। तो पहले से एकदम पूरा बेस बना के चलेंगे, राइट। सो हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एकदम अच्छी तरह से समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं टू द कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2। तो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है, सुनो देखो। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब ये है कि अगर आप p बार डॉट q बार का आंसर निकालते हो, विच इज p q cos थीटा, राइट। p q cos थीटा, इसी को आप जैसे मैंने अभी यहां पे किया, ये p q को आप ऐसा रिवर्स कर सकते हो, q इंटू p cos थीटा, ऐसा हो गया। अगर p बार डॉट q बार का आंसर p q cos थीटा आता है तो q p cos थीटा किसका आंसर आएगा, ये आंसर आएगा q बार डॉट p बार का। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब ये हुआ p बार डॉट q बार कैन बी रिटन एज q बार डॉट p बार, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो अब बोलेंगे सर ये तो ऑब्वियस, ये तो ऐसा होना ही चाहिए। वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है, ये कभी कभी होता है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा होता है। जब इसकी बाद वाले लेक्चर में आप वहां पे पढ़ाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वहां पर p बार क्रॉस q बार को हम q बार क्रॉस p बार नहीं लिख सकते, राइट। समझ में आ रहा है। जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स जो अभी तक आपने 10th में पढ़ा है वो पूरा का पूरा वेक्टर्स में अप्लाई होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो यहां पर अप्लाई हो रहा है, हर जगह पर अप्लाई नहीं होता है। तो याद रखो p बार डॉट q बार को आप q बार डॉट p बार लिख सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब क्या है, सुनो। एक वेक्टर p बार ऐसा है, दूसरा वेक्टर q बार ऐसा है, इसको बोलते हैं कि इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, क्लियर। तो जब अगर ऐसा वेक्टर्स होंगे, अगर वेक्टर्स ऐसे होंगे तो क्या आएगा आंसर, वो हमको निकालना है। बहुत इजी है, हमको पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आ चुका है, तो बहुत इजीली हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। सुनो कैसे। If theta is equal to 180 degree, that means the two vectors p bar and q bar are anti-parallel, right। यहाँ पे anti-parallel क्यों ले रहा हूँ मैं, बोलेंगे सर ये तो पैरेलल दिख रहा है। पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन भी देख लो, राइट। तो अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हम इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल। इफ p बार एंड q बार, जिनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स दिस वेक्टर्स p बार एंड q बार आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो आंसर क्या आएगा वो चलो देखते हैं। तो p बार और q बार अगर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देन आंसर अगर मुझे निकालना है p बार डॉट q बार का, तो आंसर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड मींस p आएगा, q आएगा, cos ऑफ थीटा आएगा, राइट। फॉर्मूला है ना हमारे पास p q cos थीटा। देखो यहाँ पे p बार डॉट q बार को आप लिखते हो p q cos थीटा, तो p q cos थीटा लिखने वाला हूं, लेकिन थीटा का आंसर है मेरे पास इस बार 180 डिग्री, राइट। तो cos ऑफ 180, वैसे आपने 10th में पढ़ा होगा सिर्फ 90 डिग्री तक, लेकिन अब आपको 180 360 सब आगे तक जाना है। एक शॉर्टकट सिखा देता हूं क्योंकि हर जगह वो यूज होने वाला है। सुनो, कॉस के लिए स्पेशली सिखाता हूं, आगे जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट सिखाऊंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तो वहां पे साइन भी सिखा देता हूं शॉर्टकट। सुनो, अगर मैं cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखता हूं तो स्टार्ट होता है 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, राइट। ऐसा होता है। इसी को आपको रेडियन में भी याद रखना है क्योंकि हर बार डिग्री में नहीं आएगा, रेडियन में भी याद रखो। 30 डिग्री मीन्स होता है π/6 रेडियन, 45 मतलब होता है π/4 रेडियन, 60 मतलब होता है π/3 रेडियन, 90 मीन्स π/2 रेडियन, 180 मीन्स पाई रेडियन, 270 मीन्स 3π/2 रेडियन, 360 मीन्स 2π रेडियन। ये सब याद होना चाहिए, राइट। ये सब याद होना चाहिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो आप एक बार चेक भी कर लो तो प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। शॉर्टकट बता देता हूँ क्या है। 90 तक तो सबको याद होगा, 90 के आगे मेन चीज है। देखो cos 0 पढ़ा होगा 1, राइट। ये आपने पढ़ा होगा 30 cos 30 डिग्री होता है √3/2, राइट। 45 1/√2, 60 1/2, 90 होता है 0, राइट। 180 होता है -1, 270 होता है 0, ये 360 होता है। देखो यहाँ पे एक पैटर्न है, अल्टरनेट 0 आना चाहिए, 0 के बाद एक छोड़ के 0 आएगा। अगर ये -1 आया है तो इसके बाद जो आएगा वो +1 आएगा। ऐसे ही कितना भी आप आगे जा सकते हो, राइट, कितने भी आगे जा सकते हो। ये शॉर्टकट है समझने के लिए। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 0 आएगा, 0 के बाद क्योंकि एक बार +1 आ चुका है अब -1 आएगा, एक बार -1 आ चुका है +1 आएगा। ऐसा अल्टरनेट 0 0 डालते जाओ और 1 -1 करते करते जाओ। इसका हमको यहाँ पर यूज होने वाला है, इसलिए मैंने सीखा। cos 180 का आंसर चेक कर ले, cos ऑफ 180 डिग्री का आंसर देख लो, -1 आता है, ये मीन्स इसका वैल्यू है -1। तो आंसर जो हमको मिलेगा दैट विल बी -p इंटू क्यू, राइट। तो p बार डॉट q बार का हमको आंसर मिला है -p। क्यों हम आंसर निकालते जा रहे हैं और क्या है। p बार डॉट q बार का जो आंसर मिलता है, अगर दोनों एंटी पैरेलल टू ईच अदर है तो है -p इंटू
क्यू, सिंपल, राइट। तो स्टेप वाइज प्रॉपरली हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आई होप सबको समझ में भी आ रहा है क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकाला है दो वेक्टर का, वो दो वेक्टर जो दोनों एक दूसरे को एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब होता है एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री टू ईच अदर, राइट, सिंपल। पी बार डॉट क्यू बार निकाल दिया। ऊपर भी हमने यहाँ पर निकाला था ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ देखा था। पी बार डॉट क्यू बार को हम लिख सकते हैं क्यू बार डॉट पी बार, ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो ऑलरेडी हमने कम्यूटेटिव लॉ क्योंकि सीख लिया है, तो पी बार डॉट क्यू बार को लिख सकते हैं हम क्यू बार डॉट पी बार, राइट। ये मतलब होता है कम्यूटेटिव लॉ का। तो प्रॉपरली जहां जहां सीखते जा रहे हो वो सब हाईलाइट करते जाओ तो याद रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम्स के टाइम पे पूरा रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो देख लेंगे तो पूरा कंटेंट याद हो जाता है। तो ये हुआ हमारा सेकेंड भी क्लियर। और यहाँ पर हमने इसको भी, इस पर भी क्योंकि एक स्टेटमेंट बनाया है तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ये भी हमारे आंसर का पार्ट है। तो ये जो हम निकाल रहे हैं, हर कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको एक कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलने वाला है। जैसे हमने फर्स्ट मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंगे सेकंड वेक्टर पे, और वहां का मैग्नीट्यूड और फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन, राइट, सिंपल ऐसा। चलो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब ये होता है कि दो वेक्टर जो रहेंगे पी बार और क्यू बार, जो हमारा दो वेक्टर होगा, दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर में, सेकंड वेक्टर आप समझ लो ऐसा कुछ होगा, राइट। ये क्यू बार यहाँ पर आ गया ऐसा, दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या होगा, चलो देखते हैं। अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो क्या होता है, चलो देखते हैं। तो बहुत सिंपल सा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स द वेक्टर्स p बार एंड q बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर मैं यहां पर p बार डॉट q बार का आंसर निकालूं, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ p बार डॉट q बार एज pq cos ऑफ 90। चेक कर लो cos 90 का आंसर कितना होता है, cos 90 0 होता है, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा, पूरा आपका आंसर ही 0 जाता है। दैट मीन्स इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा दिया मैंने तुमको यहाँ पे, कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है। ये ऐसा एमसीक्यू में आता है और ऐसा ओरल में भी पूछा जाता है, राइट, कि कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 कब आता है। बहुत सिंपल सा आंसर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 सिर्फ तब आ सकता है व्हेन दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ही ऐसा हो पाएगा, राइट, ऐसा। तो ये हमने एक और आंसर यहाँ पे निकाल दिया कि जब दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो आंसर क्या आता है। चलो इससे मैं एक चीज और सिखा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे पॉइंट नंबर 6 में उस चीज को बताना पड़ेगा, नहीं तो पहले ही चलो बता दूं। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो इतना तो समझ में आ गया है कि इन दोनों वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं मुझे आंसर मिलेगा 0। एक बात बताओ, जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक z एक्सिस, राइट, जो तीन हमारे पास एक्सिस होते हैं, ये तीनों एक्सिस का हमने यूनिट वेक्टर भी पढ़ा है, आई कैप, जे कैप और के कैप। और इतना भी हमको पहले से पता है दैट दिस थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर, मींस सभी लोग आपस में परपेंडिकुलर, आप ऐसा समझ लो, राइट। तो इस केस में क्या होगा, सोचो, अगर मैं आई कैप का डॉट, क्योंकि आई कैप भी तो वेक्टर है, देखो नाम है, आई कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट हुआ तो क्या हो, वेक्टर तो है वो। तो आई कैप का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं जे कैप के साथ तो देखो क्या आता है। देखो क्यों मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर वाला केस हुआ और परपेंडिकुलर तो पढ़ रहे हैं हम। दैट मींस अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप का आंसर निकालूं तो आई कैप डॉट जे कैप का आंसर 0 आएगा। क्यों, बिकॉज दिस टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वैसे ही अगर मैं जे कैप डॉट के कैप निकालू, तो अगर मैं जे कैप डॉट के कैप निकालू तो भी मुझे आंसर 0 मिलेगा। अगर मैं के कैप डॉट आई कैप निकालू तो भी आंसर हमको 0 ही मिलेगा, बिकॉज दिस थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप बोलेंगे सर आई कैप डॉट जे कैप का आंसर 0 है, ठीक है, जे कैप डॉट आई कैप का आंसर क्या होगा, वो भी 0 ही आएगा, क्योंकि मैंने अभी जो सिखाया पी बार डॉट क्यू बार को आप क्यू बार डॉट पी बार लिख सकते हो। अगर एक का आंसर 0 तो दूसरे का आंसर भी 0 ही होगा, राइट। तो ये जो है ना, इसका इन सारे जितने भी मैंने लिखा इन सारे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा आपको 0। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल है, राइट, पी बार डॉट क्यू, पी बार इज इक्वल टू क्यू बार का मतलब होता है इक्वल वेक्टर्स। पढ़ाया था मैंने इक्वल वेक्टर्स क्या होता है। इक्वल वेक्टर मींस वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और एक ही डायरेक्शन है दोनों का, राइट। तो जब दो वेक्टर सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। इफ पी बार इज इक्वल टू क्यू बार, और अगर फाइंड कर रहा हूं मैं वैल्यू ऑफ पी बार डॉट क्यू बार, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ पी बार डॉट क्यू बार एज, हमको पहले से पता है, वी कैन राइट दिस पी बार डॉट क्यू बार एज पी
क्यू कॉस थीटा, बट वी ऑलरेडी नो P बार इज इक्वल टू Q बार। अगर P बार इक्वल टू Q बार है तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, डायरेक्शन भी इक्वल होता है, राइट। तो क्या मैं Q की जगह P लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। एक और बात समझ में आती है यहां से, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है। एंगल कितना होगा यहां पर? एंगल की जरूरत पड़ती है हमको यहां पर। दो वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर है तो इनके बीच में हमेशा एंगल आपको 0 डिग्री का ही मिलेगा, 0 डिग्री का आपको एंगल मिलेगा। सोचो कैसे, बहुत सिंपल है। समझो ये आपका P बार है और ये है Q बार, राइट। P बार Q बार दोनों इक्वल वेक्टर कब हो सकते हैं? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, देखो मैग्नीट्यूड इसका जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। देखो ये हुआ सेम डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऐसा, ये भी डायरेक्शन है, दोनों का सेम डायरेक्शन। देख लो कितने डिग्री एंगल, आप ऐसा भी समझ सकते हो, यहां पर ऐसा, ये भी है, ये इक्वल वेक्टर हो चुका, राइट। डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। देखो दोनों के बीच में एंगल कितने का, 0 डिग्री का होगा। तो जो 0 डिग्री का एंगल है तो cos 0 हमको पहले से पता है, वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1, क्लियर ना। cos 0 का आंसर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, cos 0 के पे 1 हो जाएगा, और Q के जगह मैं P पुट करूंगा, राइट। Q के जगह P पुट करने वाला हूँ, थीटा के जगह पे 0 पुट करूंगा। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ P बार डॉट Q बार एज P इंटू P मीन्स P स्क्वायर, राइट। उल्टा भी तो किया जा सकता है, उल्टा भी तो किया जा सकता है। जैसे मैंने Q के जगह पर P लिख दिया, एक काम करो ना, P के जगह Q लिख कर देखो। जब मैं P के जगह Q लिख दूंगा, Q इंटू Q हो जाएगा, Q स्क्वायर। बोलेंगे सर ये कॉस थीटा कहां गया? अभी तो बताया थीटा का आंसर 0 होता है, इसका मतलब cos 0 का आंसर 1 हो जाएगा, राइट। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर है देन द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट टू वेक्टर विल बी इक्वल टू P स्क्वायर, या फिर आप Q स्क्वायर भी लिख सकते हो, राइट। दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ एनी वन ऑफ द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर कोई भी एक वेक्टर का स्क्वायर। सो ये हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलो। अभी एक्चुअल कंसेप्ट यहाँ चालू होता है। जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है ये सारी चीजों का एप्लीकेशन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एक्सप्रेस्ड इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यहाँ पर होगा, राइट। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है अब, ओके। एक बात और बता दूं, जैसे मैंने इक्वल वेक्टर्स यहां पर सिखाया, इक्वल वेक्टर्स अगर सोचो मैं आपको पूछूं आई कैप डॉट आई कैप का अगर मैं आंसर निकालूं तो आंसर कितना आएगा? आई कैप यूनिट वेक्टर है, ये आई कैप दोनों इक्वल वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन। तो आई कैप डॉट आई कैप समझो अगर मैं पूछ रहा हूं, या फिर मैं पूछ रहा हूं जे कैप डॉट जे कैप, या फिर मैं पूछ रहा हूं के कैप डॉट के कैप, तो इनका आंसर आएगा 1। कैसे 1 आएगा? प्रूफ करके दिखाता हूं, सुनो। समझो मैं निकाल रहा हूं आई कैप डॉट आई कैप, मैंने क्या लिखा है, कोई भी दो वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो और दोनों वेक्टर इक्वल है तो आंसर क्या आता है? दोनों में से कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लो। जैसे मैंने P का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लिया, जैसे मैंने Q का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लिया, वैसे दोनों में से दोनों तो सेम ही दिख रहा है। चलो हम आई कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये जो वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहां पे भी तो लिया है, P क्या है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप होता कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का आंसर होता है 1। क्यों पता है? क्योंकि आई कैप को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तभी तो नाम दिया है यूनिट वेक्टर, राइट। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 1 ही मिलने वाला है, राइट। इसीलिए आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप का आंसर 1 आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से तुमको सीखने मिली है कि अगर दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 1 आएगा। अलग अलग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे मींस परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ना उन वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको आंसर 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पॉइंट नंबर 6 में हमको यहां पर यूज करना है, राइट। स्टार्ट करते हैं। देखो स्केलर प्रोडक्ट मींस स्केलर प्रोडक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वही डॉट प्रोडक्ट, यही निकालना है हमको। किसका निकालना है? वेक्टर्स का निकालना है। वह हमको पता है P बार Q बार दो वेक्टर लेते हैं। और किसमें एक्सप्रेस किया? हमने इसको एक्सप्रेस किया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझ में आता है, राइट, जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है वैसे। चलो, और याद रखना हम 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं, वेक्टर्स को 2 डायमेंशन में नहीं पढ़ा जाता है, वेक्टर को सिर्फ 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, ओके। चलो दो वेक्टर एज्यूम करते हैं। लेट्स कंसीडर द फर्स्ट वेक्टर P बार एज Px आई कैप प्लस Py j कैप प्लस Pz k कैप। ये हमारा पहला वेक्टर हुआ। 3 डायमेंशन मैंने अभी बताया। देखो ये x एक्स के लॉन्ग मैग्नीट्यूड है,
ये मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और ये वाला मैग्नीट्यूड जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, राइट। ये तो हुआ पी बार। चलो लेट्स कंसीडर क्यू बार। क्यू बार को कंसीडर करते हैं। क्यू बार कैन बी रिटन एज क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। 3 में क्यू लिख रहा हूं क्योंकि बोल रहा हूं 3 डायमेंशन में काम चल रहा है, राइट, इसलिए। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये जो आंसर है ना पी बार डॉट क्यू बार का आंसर, एक आंसर तो ये होता है पी क्यू कॉस्टा, एक और आंसर पॉसिबल है। वो आंसर अब हम यहां पर निकालेंगे जो मोस्टली यूज होता है, ये कहीं कहीं पे यूज होगा। अच्छा, इसको कब यूज करना है सुनो। पी बार डॉट क्यू बार मीन्स ये जो हमने पढ़ा ऐसा ए बार डॉट बार, इसका आंसर जो ए बी कॉस्टा, इसको कब यूज करना है, जब आपको दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया होगा और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल दिया होगा तो ही यूज किया जा सकता है। सोचो कभी आपको मैग्नीट्यूड और एंगल नहीं दिया तो क्या करेंगे, तो फिर तो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल ही नहीं सकते हैं। तो उस टाइम पे हमको ये वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, राइट। तो बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। तो पी बार और क्यू बार का चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं क्योंकि हमने लॉजिक तो पहले ही सीख लिया है। ओके, सो लेट्स फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी बार एंड क्यू बार, राइट। तो पी बार का आंसर तो मेरे पास है यहां पर पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप डॉट, राइट है ना। ये पूरा किसका आंसर है, तो पी बार का आंसर। क्यू बार का आंसर भी लिख देता हूं मैं यहां पे। दिस वैल्यू ऑफ क्यू बार इज क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, राइट, क्लियर। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब बेसिक मल्टीप्लीकेशन जो आपने पढ़ा होगा, राइट, वैसा। फर्स्ट चीज, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको मैं पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूं, सेकेंड एलिमेंट को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, थर्ड एलिमेंट को, ये ऐसा ही तो करते हैं सिंप्लीफिकेशन, राइट, ऐसा ही होता है। तो क्या करना हो सुनो, ये जो पी एक्स आई कैप है ना, इसका मैं डॉट निकालता हूं। देखो मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये डॉट कर रहे हैं हम, राइट। पहले एलिमेंट को डॉट करेंगे पूरे वेक्टर के साथ, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। ये तो पहले एलिमेंट, सिर्फ ये तो फर्स्ट एलिमेंट हुआ। चलो सेकंड एलिमेंट लेते हैं। सेकंड एलिमेंट हमारे पास है पी वाई जे कैप, इसका भी डॉट करना पड़ेगा पूरे वेक्टर के साथ। बहुत सिंपल सा लॉजिक यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, राइट ना। सेकंड एलिमेंट किया प्लस, क्योंकि बीच में प्लस साइन है ना, तो प्लस तो लिखना पड़ेगा। चलो थर्ड एलिमेंट लेते हैं, लास्ट एलिमेंट, पी जेड के कैप डॉट, पूरा का पूरा ब्रैकेट आएगा, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, राइट, समझ में आई। और यहां पर खत्म होता है ना चीज। तो मैंने पहले एलिमेंट को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया प्लस, सेकंड एलिमेंट को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया प्लस, थर्ड एलिमेंट को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो और सॉल्व करना है, अभी तो जस्ट ऐसा लिखा हुआ है। अब ये पहले एलिमेंट को तीनों से अंदर आपको मल्टीप्लाई मींस डॉट करना पड़ेगा, राइट, मल्टीप्लाई मींस डॉट, ये वाले केस में। तो इस चीज को तीनों के साथ डॉट करना पड़ेगा, ये पी वाई जे कैप को भी तीनों के साथ डॉट करना पड़ेगा, पी जेड के कैप को भी तीनों के साथ। बहुत बड़ा एक्सप्रेशन मिलेगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो सबसे पहले मैं ये देख रहा है आपको, फर्स्ट ये सॉल्व करता हूं। अच्छा, सॉल्व कैसे किया जाए भी सुनो। ये पी वाई मैग्नीट्यूड है, क्यू एक्स मैग्नीट्यूड है, डॉट प्रोडक्ट, ये जो डॉट मैंने लिखा है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स के बीच में होता है, मैग्नीट्यूड के बीच में नहीं होता है। तो ये पी वाई, देखो पहला ये एलिमेंट इससे डॉट करेगा, राइट, ऐसा। चलो मैं यहां बता देता हूं कैसे होता है, सुनो। पहले मैं डॉट करने जाने वाला हूं। पहले देखो, पहले मैं डॉट ऐसे करूंगा, ये पहले इससे करूंगा, फिर इससे करूंगा डॉट, और फिर आगे आके इससे डॉट, ऐसा लॉजिक होने वाला है। सेम ये पैटर्न मैं यूज करूंगा। लेकिन वेक्टर का डॉट होता है वेक्टर के साथ, मैग्नीट्यूड का डॉट नहीं होता है। तो मैग्नीट्यूड में एज इट इज लिखने वाला हूं। देखो मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास एक मैग्नीट्यूड, क्यू बार का आंसर लिख रहा हूं। पी एक्स मेरे लिए मैग्नीट्यूड है और क्यू एक्स भी हमारे लिए मैग्नीट्यूड ही है, दोनों मैग्नीट्यूड है। अब डॉट होगा किसके बीच में, डॉट तो होगा वेक्टर्स के बीच में, राइट। और कौन से वेक्टर, एक आई कैप है, दूसरा भी आई कैप है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब पी एक्स आई कैप का डॉट करने वाले हैं क्यू वाई जे कैप के साथ। बात बता दो फिर से एक बार, क्यू वाई और पी एक्स तो मैग्नीट्यूड है, उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास यहां पर प्लस में आएगा पी एक्स, क्यू वाई एज इट इज होगा। डॉट करना है आपको वेक्टर्स के बीच में, कौन सा वेक्टर है, आई कैप है और जे कैप है, मीन्स आई कैप डॉट जे कैप, ऐसा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पी एक्स आई कैप का फिर से आपको डॉट करना पड़ेगा क्यू जेड के कैप के साथ। मैग्नीट्यूड को एज इट इज लिख देता हूं, प्लस में पी एक्स क्यू जेड आएगा, डॉट करना है आई कैप और के कैप के बीच में, राइट ना, आई कैप और के कैप के बीच में, क्लियर। ओके, तो ये हुआ। ये तो सिर्फ मैंने अभी तक फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया, राइट, मींस डॉट किया। ऐसा सबका हमको डॉट निकालना है।
चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट डॉट निकाल लेते हैं, फिर हो जाएगा जल्दी सॉल्व। सेकंड सेम लॉ, बार बार नहीं बताऊंगा, फटाफट कर लेते। चलो पी वाई क्यू एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस पी वाई क्यू वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस पी वाई क्यू जेड आई कैप डॉट के कैप। चाहिए तो चेक कर लो, ऐसा ही होगा, राइट। देखो पी वाई क्यू एक्स पी वाई क्यू एक्स, पी वाई क्यू वाई पी वाई क्यू वाई, पी वाई क्यू जेड, ये देखो पी वाई क्यू जेड। और वेक्टर्स को तो हमने डॉट किया ही है पहले। ओ यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पर पहले जे कैप है तो हमको जे कैप से करना पड़ेगा, राइट। तो ये जे कैप आएगा और यहाँ पर आएगा फिर से जे कैप डॉट जे कैप और लास्ट में आएगा जे कैप डॉट के कैप। क्योंकि पता है यहाँ पर जो वेक्टर है वो जे कैप है, तो जे कैप से करना पड़ेगा। जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप। चेक कर लो, जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और जे कैप के कैप, राइट। क्लियर। एक लास्ट कर लेते हैं फटाफट। तो जो लास्ट वाला है इसमें के कैप है, पहले मैग्नीट्यूड देख लो, पी जेड क्यू एक्स, राइट। पी जेड क्यू एक्स और के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप प्लस, अब मैग्नीट्यूड क्या है, पी जेड क्यू वाई है, पी जेड क्यू वाई और के कैप डॉट जे कैप आएगा, के कैप डॉट जे कैप प्लस, राइट। एक लास्ट में हमारे पास यहां पे है पी जेड क्यू जेड और के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप, राइट। इसमें पैटर्न भी, अगर समझो बीच में कभी मल्टीप्लिकेशन गलत हो भी जाए तो मैं बता दूंगा कैसे यहाँ पे बीच में शॉर्टकट यूज किया जा सकता है। देखो अब जो भी हमने यहाँ पढ़ा है सबको यूज करो। वहां पे देखो मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कोई भी दो सेम यूनिट वेक्टर का अगर आप डॉट करोगे, कोई भी दो सेम यूनिट वेक्टर का अगर आप डॉट करोगे तो आपको आंसर 1 मिलने वाला है, राइट है। देख लो किधर गया, ये देखो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। मींस दिख रहा है जो मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है, इन वेक्टर का डॉट का आंसर आएगा 1। तो बाकी का क्या होगा, बाकी के वेक्टर का जो डॉट है ना उनका आंसर 0 आएगा। कैसे, सुनो अभी तो यही पे बताया, देखो अलग अलग वेक्टर्स का अगर आप डॉट करोगे, आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप, अब सिर्फ इनका ही नहीं उल्टा भी करके देख लो, आई कैप डॉट जे कैप का अगर आंसर 0 आता है तो जे कैप डॉट, मींस बोलने का सिंपल सा मतलब ये है, अगर सेम वेक्टर होगा तो 1 लिखो, अलग अलग वेक्टर दिख रहे तो 0 लिख दो डायरेक्ट, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। देखो अलग है 0 हो जाएगा, राइट है ना। ये पार्ट अलग दिख रहा है आपको ना, तो इसका पार्ट, इसका आंसर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, अलग दिख रहा है 0, राइट। अलग अलग वेक्टर्स है, अलग अलग वेक्टर सारे 0 हो गए, जो बचे हैं सिर्फ उन्हीं को लिखने वाले हैं। तो यहां पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन लिख लेते हैं। चलो तो रीजन ऐसा है कि सिंस, एक बीच में हमको यहां पर रीजन लिखना पड़ेगा। चलो लिखते हैं, रीजन लिखते हैं, सिंस आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, इसका आंसर 1 आता है। बाकी सारे जो भी वेक्टर्स हो गए उनका आंसर का कितना आएगा, तो 0 आएगा, राइट। तो आगे लिख देता हूं, अदरवाइज 0, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, 0 आंसर मिलने वाला है, राइट ना। तो बस यही लॉजिक है। चलो फटाफट लिखते देखते क्या आंसर मिला है। आई कैप डॉट आई कैप का आंसर क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। तो मुझे आंसर जो मिला है, मैं क्या निकाल के रहा था, वैसे मैं तो पी बार डॉट क्यू बार निकाल रहा था, राइट। पी बार डॉट क्यू बार विल बी इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस, कहां गया जे कैप डॉट जे कैप तो 1 हो चुका है, राइट। के कैप डॉट के कैप भी 1 हो चुका है, प्लस पी जेड क्यू जेड, और बाकी सारी चीजें 0 हो चुकी है, राइट। बाकी जितने भी चीजें थे सब 0 हो गए। तो आपको लिखना है तो लिख दो, लिखना है तो ऐसा लिखो। चलो लिख देते हैं क्योंकि समझ में नहीं आएगा वो टाइम पे, तो मैं प्रॉपरली बता देता हूं कैसे क्या क्या हुआ है। तो फर्स्ट चीज बचा है, बाकी दोनों 0 हो गया, राइट। 0 प्लस 0 सेम। सेकेंड जो था हमारे पास, सेकेंड रो में हमारे पास सिर्फ बचा है ये, राइट। तो मीन्स 0 प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस ये वाला पार्ट भी 0 हो चुका है क्योंकि अलग अलग वेक्टर्स वहां पे अवेलेबल है। सेम थर्ड जो हमारे पास रो था यहाँ पर, इसमें पहला पार्ट 0 हो गया है, सेकेंड पार्ट भी आपका 0 है, थर्ड पार्ट जो है वो है पी जेड क्यू जेड, राइट। अब प्रॉपरली थोड़ा सिस्टमैटिक लिखो तो समझ में आ जाएगा। सो वी कैन राइट दिस पी बार डॉट क्यू बार एज पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस
पी जेड क्यू जेड, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और ये कब यूज करना है, देखो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, देखो ये भी तो डॉट प्रोडक्ट है और ये भी जो मैंने निकाला ये भी डॉट प्रोडक्ट है। फर्क सिर्फ इतना है, ये आपको तब यूज करना है जब आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको वेक्टर्स दिए होंगे तो, राइट। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल इसी चीज पे सॉल्व करना, राइट। तो ये आना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने इसको एकदम थोड़ा टाइम देके प्रॉपर्ली समझा है और बहुत इजीली समझ में आ गया। देखो किया क्या मैंने, बहुत देखो एक शॉर्टकट भी यहाँ पे बताने के लिए। अब इतना हर बार जब वेक्टर दिया जाएगा इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, एक शॉर्टकट है। देखो क्या शॉर्टकट, सुनो। अगर आपको पी बार दिया है, क्यू बार दिया है, तो इनका अगर बोला कि डॉट फाइंड पी बार डॉट क्यू बार, तो क्या करूंगा मैं पी एक्स क्यू एक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, पी वाई क्यू वाई को मल्टीप्लाई कर दूंगा और पी जेड क्यू जेड को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। देखो पी एक्स क्यू एक्स, पी वाई क्यू वाई, पी जेड क्यू जेड। तो इतना बड़ा करने की जरूरत थी, तो समझाने के लिए था कि ये आंसर आया कैसे, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर एक और फॉर्मूला रेडी हो गया फॉर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्लियर। तो ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है और जो पहले मैंने निकाला था वो भी एक्सप्रेशन है। फर्क सिर्फ ये है कि कब कहां पर क्या यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। चलो ये भी हमारा रेडी। एक लास्ट पॉइंट देखते हैं फटाफट, सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर, देखो ए बार डॉट बी बार है और इक्वल टू बोला है ए बार डॉट सी बार, इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट सी बार है। इस अभी यहां से हमको क्या, यहां से एक ऑर्डिनरी माइंड क्या सोचता है, अगर ए बार सेम सेम है तो शायद बी बार भी सेम होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, राइट। क्या सुनो, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट सी बार है, तो इसका मतलब क्या होता है वो देखते, राइट। ऐसा लगता है कि ए बार और ए बार अगर मैच हो रहा है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बी बार और सी बार मैच होता होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, राइट। क्या होता है वो चलो देखते हैं। क्या लिखा पहले सुनो, इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट सी बार, ये दिया है, इक्वल टू दिया है और यहां पर क्लियर बोला है दैट ए बार इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो ए बार इज नॉट इक्वल टू जीरो पहले से बोला है। इट इज नॉट, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बी बार और सी बार सेम ही होगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी बार इज इक्वल टू सी बार। इसमें बताया क्या गया पहले वो समझो। ए बार डॉट बी बार का आंसर अगर ए बार डॉट सी बार के आंसर से मैच होता है, तो अगर ये स्टार्टिंग के दो वेक्टर्स मैच होते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे के दो वेक्टर्स भी मैच होंगे, राइट। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी बार इज इक्वल टू सी बार, क्लियर। अच्छा यही चीज को मैं एक और तरीके से समझाता हूं। चलो मैं यहां पर अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करता हूं, बेसिक सिंपल सा मैथमेटिक्स देखो। इफ ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बार डॉट सी बार दिया है ना, मैं ए बार डॉट सी बार को इक्वल टू के अंदर लेकर आता हूं, सो आई विल गेट माइनस ऑफ ए बार डॉट सी बार इक्वल टू जीरो। ये तो बेसिक सा मैथमेटिक्स है, राइट ना। मैंने किया क्या, जस्ट मैंने ए बार डॉट सी बार को अंदर एलएचएस में लेकर आ गया मैं। अब क्या करते हैं, चलो ए बार और डॉट प्रोडक्ट कॉमन लेते हैं, राइट। याद रखो वेक्टर्स में सिर्फ अकेला वेक्टर कॉमन नहीं आता है, वेक्टर के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कॉमन आता है। जैसे सिर्फ मैं ए बार कॉमन नहीं ले सकता, मुझे ए बार और डॉट को कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसा है। तो अगर मैं ए बार और डॉट को कॉमन लूं, ए बार और डॉट को कॉमन लूं, देन आई विल गेट बी बार माइनस सी बार इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई। तो मैंने क्या कॉमन लिया है, मैंने सिर्फ ए बार कॉमन नहीं लिया है, मैंने ए बार डॉट कॉमन लिया है, राइट। अच्छा अब क्या करते हैं, सुनो ये मैथमेटिक्स से कुछ चीजें समझ में आती हैं। कोई भी देखो बी बार माइनस सी बार एक वेक्टर हुआ, ए बार एक वेक्टर हो, सर ये एक वेक्टर कैसे हुआ, बी बार माइनस सी बार। हाँ, जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से माइनस करोगे तो आंसर एक ही वेक्टर आएगा ना। तो वो एक वेक्टर और ये वाला एक वेक्टर अगर दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो आंसर जीरो कब आता है, वो पहले वो देख लो। ये दिख रहा है यहाँ पे, दो वेक्टर का डॉट करने पे अगर आंसर जीरो आता है, इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये एक आंसर पॉसिबल है। एक और आंसर पॉसिबल हो सकता है, दोनों में से शायद एक जीरो हो, राइट। अब वो एक कौन, ए बार तो जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पहले ही बोल दिया मैंने, देखो यहाँ पे ए बार इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या देखो दो ऑप्शन यहाँ पे बनते हैं। अगर ये मैथमेटिक्स का आंसर इक्वल टू जीरो, इससे दो ऑप्शन मिलता है हमको। एक ऑप्शन ये है कि दोनों में से एक जीरो है और दोनों में से एक कौन जीरो, भी सुन लो, सिर्फ बी बार माइनस सी बार दिख रहा है, बी बार माइनस सी बार, सिर्फ यही जीरो हो सकता है, राइट। तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है दैट आइदर बी बार माइनस सी बार इज इक्वल टू जीरो है, या फिर एक दूसरा ऑप्शन ही मालूम पड़ता है दैट ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार माइनस सी बार। देखो यहां से मालूम पड़ता है ना कि दो वेक्टर का डॉट का आंसर जीरो कब आ सकता है, दो वेक्टर का डॉट का आंसर जीरो सिर्फ तब आ सकता है जब दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो यहां से जो मैंने स्टेटमेंट लिखा यही मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना एक लास्ट टाइम सुनो। If a bar dot b bar minus c bar is equal to 0, that means b bar minus c bar is equal to 0, either ऐसा हो सकता है, और
ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार माइनस सी बार, राइट। ए बार जो हो सकता है, ए बार परपेंडिकुलर हो सकता है दूसरा वेक्टर कौन है हमारा, बी बार माइनस सी बार है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ है इट डज नॉट, इससे भी एक कंडीशन मालूम पड़ती है कि जरूरी नहीं है कि ये वाला पार्ट आपका जीरो ही हो, शायद ऐसा हो सकता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर, मतलब बात एक ही हुई। ये मैथमेटिक्स से सिर्फ दो ऑप्शन मिलता है, एक ऑप्शन है कि बी बार माइनस सी बार जीरो हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा, हो सकता है। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि ए बार एंड बी बार माइनस सी बार इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो आई होप आपको प्रॉपर्ली 7 प्रॉपर्टीज 7 कैरेक्टर से एकदम अच्छी तरह समझा है। एक बार फिर से हम क्विक रिकैप करते, देखो क्या क्या हुआ है। हम पढ़ रहे थे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये एक मल्टीप्लीकेशन करने का टेक्निक है वेक्टर्स का, राइट। एक फर्स्ट है, वैसा दूसरा टेक्निक भी है। तो इसमें हमने क्या देखा कि कोई भी दो वेक्टर का अगर आपको डॉट करना है तो एक तरीका ऐसा है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो और कॉस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दैट टू वेक्टर्स ले लो, क्लियर। हमने थियरी देखा यहाँ पे और देखा कि पी बार डॉट क्यू बार को हम पी क्यू कॉस्टर लिख सकते हैं, जिसमें ये पी क्यू कॉस्टर बताता है कि ये अनदर वेक्टर का प्रोजेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, या फिर आप बोल सकते हो अनदर वेक्टर का प्रोजेक्शन है जिसका मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, सिंपल ऐसा। तो ये भी हमने देखा, यहां पर देखा कि अलग अलग एंगल्स पे क्या होता है। पहले देखा कि वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, पी बार डॉट क्यू बार को हम क्यू बार डॉट पी बार लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर दोनों वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल, दैट मींस वो एंटी पैरेलल है, तो पी बार डॉट क्यू बार का आंसर माइनस ऑफ पी इंटू क्यू आता है। फिर हमने देखा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट मींस दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू, ये तो है, और अगर 90 डिग्री है इसका मतलब ये होता है कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आने वाला है, क्लियर। फिर हमने देखा कि अगर इक्वल वेक्टर्स होंगे तो क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स होंगे और दो वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो आपको आंसर मिलेगा स्क्वायर ऑफ एनी वन ऑफ द वेक्टर्स, मींस वेक्टर का स्क्वायर मींस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, एक ही बात है। फिर हमने देखा कि अगर दो वेक्टर आपको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है तो उसका आंसर क्या होता है, बहुत इजी है, पी बार डॉट क्यू बार का आंसर होता है पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। और लास्ट में हमने सिंपल सा कंसेप्ट देखा, इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट सी बार। इफ ए बार मैच हो रहा है तो जरूरी नहीं कि बी बार और सी बार को मैच होना चाहिए, राइट। फिर हमने बेसिक सा मैथमेटिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज किया, डिस्ट्रीब्यूट किया और देखा कि ये डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बी बार माइनस सी बार इज इक्वल टू 0 आइदर और ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार माइनस सी बार, राइट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी बार माइनस सी बार इज इक्वल, जरूरी नहीं कि बी बार माइनस सी बार 0 होना ही चाहिए, ए बार भी तो बी बार माइनस सी बार को परपेंडिकुलर हो सकता है। ओके, थैंक यू।